प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कर रहे हैं ध्यान साधना। चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब, चंडीगढ़ सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 सीटों के लिए कल होगा मतदान। हरियाणा में 4 जून को मतगणना के लिए तैयारियां जोरों पर। 20 साल बाद पहली बार हरियाणा में लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ कोई रीपोल। भारत निर्वाचन आयोग ने भी की सराहना। और मौसम विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने का जताया अनुमान। तापमान में देखी गई गिरावट। नमस्कार, मैं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हैं, जहां वो विवेकानंद मेमोरियल रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद इस तरह साधना में लीन होना प्रधानमंत्री के लिए ये पहली बार नहीं है। 2019 में भी केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद कुछ घंटों की साधना की थी और यही इस बार भी 1 जून को यानी कल अंतिम चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे और वहां से वो अब अगले 40 घंटे तक ध्यान साधना में रहेंगे। लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। कल 7वें और अंतिम चरण के तहत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में पंजाब की सभी 13, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल शाम आखिरी चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तथा कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भाग्य कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। इन क्षेत्रों में निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों को भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। किसी प्रकार की घटना से निपटने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया जा सके। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 25 मई को छठे चरण के दौरान प्रदेश में हुए लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतों की गणना 4 जून को होगी। ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गणना एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए रिटर्निंग अधिकारियों को स्वयं इसे करना होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में अच्छे स्कैनर भी व्यवस्था की गई है। हर 10 स्कैनर पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मतगणना के हर टेबल पर अलग से सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर लोकसभा चुनावों की मतगणना को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्रों तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए 44 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट स्कैनिंग के लिए 237 स्कैनिंग टेबल लगाई जाएंगी। एक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सेकेंड रैंडमाइजेशन व प्रशिक्षण मतगणना तिथि से 24 घंटे पहला पूरा किया जाएगा। मतगणना के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाइजर व 2 काउंटिंग सहायक तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर ड्यूटी पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 1,11,058 है। मतगणना केंद्र में अनुमति के बिना किसी को भी अनावधित प्रवेश की सख्त मनाही है। ईवीएम और पोस्टल बैलेट की मतगणना दौरान किसी व्यक्ति द्वारा फोटो न खींचने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा में हुए कल लोकसभा चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बनकर सामने आया है। पिछले 20 सालों में पहली बार राज्य में कोई भी रीपोलिंग या पुनर्मतदान नहीं हुआ। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना हुई और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसकी सराहना की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों में
हर बार कभी न कभी रीपोलिंग अवश्य हुई है, लेकिन इस बार 2024 के चुनावों में कहीं पर भी दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके लिए मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य स्टाफ की सराहना के पात्र हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को 4 जून को परिणाम आने के बाद 1 माह के भीतर अपनी चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की गई थी, जबकि विधानसभा के लिए ये सीमा 40 लाख रुपए थी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। 4 जून को लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए करनाल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आज करनाल के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मतगणना केंद्रों पर बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन से काउंटिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि करनाल में लोकसभा एवं करनाल विधानसभा उपचुनाव में पड़े मतों की गिनती के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज डाक मतपत्रों की गिनती हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। डाक मतपत्रों की गिनती एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की जाएगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद आधे घंटे ईवीएम मशीनों से मतगणना शुरू होगी। जो मतगणना केंद्र हैं ये यहाँ करनाल में एसडी स्कूल के ही अंदर हैं और ये हर एक विधानसभा वार रहेंगे और इसके साथ ही एक अलग से उसमें सेमिनार हॉल हमारा वो रहेगा, जिसके अंदर इन डाक मतपत्रों का काउंटिंग हॉल वो कहलाएगा। उसके अंदर उपायुक्त महोदय स्वयं बैठेंगे और साथ में कैंडिडेट्स भी वहीं पे बैठेंगे। हालांकि वो सारे उसमें मूव कर सकते हैं, परंतु इनकी जो गिनती है वो उन्हीं की निगरानी में होगा। ईवीएम की मतगणना के हमारे जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इसमें दिशा निर्देश होते हैं, उनके अनुसार हमने अपने सारे प्रबंध कर लिए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने काउंटिंग एजेंट लगवा लिए हैं। हमारी टीमों की तैयारियां हो गई हैं, हमारी टीमें लग गई हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे दी जा चुकी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे तैयार है। फिर राउंड वाइज जो है वो गिनती हमारी 4 तारीख को सुबह 8 बजे से वो शुरू हो जाएगी। एक टेबल पे एक ईवीएम की गिनती होती है, उस टेबल पे 3 व्यक्ति रहते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बाद नेतागण अपने घर पर रहकर चुनाव की थकान उतार रहे हैं। पिछले कई दिनों से वे जनता के बीच जाकर परिश्रम कर रहे थे। 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर 64% से अधिक मतदान हुआ था। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत लगभग 65% रहा। मतदान के बाद भिवानी जिला में ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखी गई हैं, जो 4 जून को मतगणना के समय खुलेंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने शांतिपूर्वक मतदान पर संतुष्टि जताई। उन्होंने अत्यधिक गर्म मौसम को कम मतदान का कारण बताया। मैं पहली बार बहुत संतुष्ट हूँ कि इस बार का चुनाव भाईचारा बना के रखा और गुप्त मतदान का मतलब यही होता है कि एक दूसरे का वोट का हमें ना पता चले। तो सारे क्षेत्रवासियों को जो भाईचारा बना के शांतिपूर्ण मतदान करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर 47-48 गया, स्वाभाविक है उससे पोलिंग कम हुई है। मैं ये मान के चलता हूँ 9 विधानसभाओं से मुझे केवल एक विधानसभा बाडड़ा में कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई, बाकी मैं 8 की 8 विधानसभाओं में चुनाव जीतूंगा। जब 1 और 8 का अनुपात है तो स्वाभाविक है जीत निश्चित है। वो खुद ही दादरी जिले को हार मान रहे हैं, अब जीत मान रहे हैं अपनी। बाकी 7 विधानसभाएं और होगी
इसका मतलब वो सातों में अपने आप को कमज़ोर मानता है। पिछला जब लोकसभा चुनाव था तो मैं अपनी 2.25 लाख की जीत मान रहा था, लेकिन वो 2.5 लाख 4.5 लाख के आसपास होगी। पंचकुला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए 66 हिमवीर एवं हिमवीरांगनाओं का दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईटीबीपी के महानिरीक्षक आनंदपाल सिंह निम्बाड़िया रहे। इस अवसर पर पास आउट हो रहे प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक भी मौजूद थे। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अंत में बैंड डिस्प्ले किया गया तथा इसके साथ साथ पीटी का प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिमवीरों ने कई करतब दिखाए। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी हिमवीर एवं हिमवीरांगनाओं अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में मेडल विजेता हैं। इसमें शूटिंग के 4, वाटर पोलो के 5, बॉक्सिंग में 8, घुड़सवारी के 4, हॉकी के 5, रोइंग के 8, फुटबॉल के 14, एथलेटिक्स के 3, कयाकिंग के 2, कनोइंग के 2, आर्चरी के 5, कबड्डी के 4 तथा वुशु के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें हरियाणा और पंजाब सहित अन्य राज्यों के हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं शामिल हैं। महानिरीक्षक आनंदपाल निम्बाड़िया ने कहा कि इस कोर्स में भाग लेने वाले सभी हिमवीर एवं हिमवीरांगनाओं को 8 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत इन खिलाड़ियों को बल में शामिल किया गया है। ये सभी खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे से चयनित किए गए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जो 8 हफ्ते की इन्होंने आधार प्रशिक्षण लिया है, दे बिकेम मोर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो पहले भी रहे हैं, ये जब तक इस लेवल तक पहुंचे हैं, बट नाउ दे बिकेम मोर डिसिप्लिन। सो हमें पूरा विश्वास है कि ट्रेनिंग के बाद इनके प्रदर्शन में और जो है अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। नवनियुक्त हिमवीर व हिमवीरांगनाओं ने अपने चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे आईटीबीपी के लिए और बेहतर प्रदर्शन कर नाम रोशन करेंगे। सियाचिन जैसे क्षेत्रों में भी तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहेंगे। मैं सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट है मेरा। मैंने वो साउथ कोरिया में खेला था। पहले मेरे पास जिम्मेदारी थी स्टेट की कि मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करूं। अब मेरे पास दो जिम्मेदारी है, एक आईटीबीपी और एक देश के लिए। तो मैं अपना 100% दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आर्चरी खेलती हूँ। मेरे यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है। एशिया कप में मेरा गोल्ड है। मैंने काफ़ी नेशनल्स खेली हैं, जिसमें खेलो इंडिया में मेरा गोल्ड है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड है, सीनियर नेशनल में भी मेरा गोल्ड है। और मैं ये अभी 2024 में जो है आईटीबीपी में भर्ती हुई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ लड़के सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे ग्लेशियर्स, मैं वहाँ जाना चाहूँगी और अपने देश के लिए सेवा करना चाहूँगी। गेम बॉक्सिंग है। मैं 75 to 80 kg में खेलती हूँ। मेरा इंटरनेशनल पे काफ़ी मेडल है। मेरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। मैं बल में 2021 से भर्ती हूँ। मैंने बल को ऑल इंडिया पुलिस में 2 गोल्ड मेडल दिए है, 1 वर्ल्ड पुलिस में मेडल दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ आने वाली पीढ़ी से कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से आगे आए और देश का नाम रोशन करे। आधुनिक युग में जहां लोगों के पास अपने लिए समय बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, ऐसे में जुलाना के दुकानदार व युवा अपना कीमती समय निकालकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला जींद के जुलाना रेलवे स्टेशन के पास खाली जमीन पर जुलाना के युवाओं और दुकानदारों ने मिलकर अनोखी शुरुआत करते हुए एक सुंदर पार्क बनाकर तैयार किया है। जनहित पर्यावरण सेवा समिति जुलाना द्वारा पिछले 4 साल से लगातार पार्क बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें लोगों ने एक भव्य पार्क का निर्माण किया और लोगों के बैठने की व्यवस्था की। संस्था के लोगों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जनहित पर्यावरण समिति के प्रधान गुरदास मिस्त्री ने बताया कि ये समिति से जुड़े हुए लोग रोज सुबह 8 बजे तक पार्क में सेवा देते हैं तथा उसके बाद अपने काम पर जाते हैं। तक हम काम करते हैं, इसके बाद अपनी दुकानदारी संभालते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। वे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, घूमने के लिए आएँ। घरों में जो इसी में पड़े रहते हैं, जो एक कुदरती आपको आनंद लेना है ठंड का, तो पार्कों में आइए, पेड़ पौधों को नीचे बैठिए और इसी प्रकार से हम सभी सदस्य यहाँ पे सुबह आ जाते हैं।
समिति के अन्य सदस्यों ने बताया कि पेड़ पौधे लगाकर हम पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसी समस्याओं पर काम कर सकते हैं। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को प्रकृति संरक्षण के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। लगाओ, जरूर लगाओ। हमने जी 2012 में शुरू किया था जी ये प्रोग्राम। 2012 से इतनी त्रिवेणी लगा दी, इतने पेड़ पौधे लगा दिए, चारों तरफ हरियाली बढ़ा दी। आज भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। अगर पर्यावरण रहेगा तो दुनिया रहेगी, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जनहित पर्यावरण सेवा समिति जुलाना में अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। कार्य तो लगभग 20-22 साल से कर रहे हैं। जनहित पर्यावरण सेवा समिति का गठन बाद में हुआ, लेकिन इनके पास प्रेरणा शुरू से ही है। जुलाना में तो वृक्ष लगाए, त्रिवेणियां लगाई हैं, और पार्क का निर्माण किया, किला जफरगढ़ में पेड़ लगाए, और अपना नया जो बस स्टैंड है इसके जो डिवाइडर जो खंड थे उनकी रिपेयरिंग करवाई, और वहाँ फूलदार पौधे लगाए, मालवीन लगाए। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रखा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महात्मा गांधी IAS कोचिंग संस्थान नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी कोचिंग संस्थान द्वारा कोचिंग का लाभ लेते हुए 33 छात्रों ने अभी हाल ही में हरियाणा प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2024 पास की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महात्मा गांधी IAS कोचिंग संस्थान प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा की कोचिंग दे रहा है। संस्थान की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इन छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में छात्रों को कोचिंग प्रदान कर उनका भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विद्यार्थी जो यहाँ से कोचिंग लेकर गए वो आज ऑल इंडिया सर्विसेज में बहुत प्रतिष्ठित जो पद हैं उनके ऊपर वो कार्यरत है, परंतु बीच में काफ़ी समय से ये सेंटर हमारा डिफंक्ट सा था। जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा था। तो भी पिछले 2 सालों से हमने 2-3 साल से इसको रिवैम्प किया है, और उसके अच्छे परिणाम अभी हमारे को देखने को मिले हैं। उसमें हमने अभी जो उनके डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर उनकी नवनियुक्तियाँ की हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि जिन 33 विद्यार्थियों ने हरियाणा सिविल सेवा 2024 की मुख्य परीक्षा पास की है, उन्होंने फरवरी माह में संस्थान को कोचिंग ली थी। वर्तमान में न्यायिक परीक्षा के लिए 15 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सेवा की साक्षात्कार की तैयारी के लिए संस्थान 5 जून से 9 जून तक मॉक इंटरव्यू का आयोजन करेगा। इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होया जाए, तो उसके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस्ड हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। संस्थान में न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने बताया कि इन परीक्षाओं में भाषा के पेपर की बड़ी भूमिका रहती है। विश्वविद्यालय के कोचिंग संस्थान में उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से वे आगामी परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। थी तो हमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जो हम आम तौर पे लिखते हैं शब्द, हमारी जो गलतियां होती हैं, और उन 9 दिनों में मैं अगर अब देखती हूँ तो मेरी हिंदी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। शब्दों का बहुत ज़्यादा शुद्धि मेरी आई है शब्दों में। अच्छी हिंदी और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो जैसे अभी इतने एक्सपीरियंस जो हमारे सर हैं जो हमें उन्होंने बताया है, तो हमने जो स्कूलों में भी जो आज तक हिंदी पढ़ी है या कहीं दीवारों पे लिखी देखी है, तो उस हिंदी में भी काफ़ी गलतियां हैं जो हम अमूमन तौर पे हमने की हैं या करते हुए हम देखते हैं। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के सामाजिक व आर्थिक आधार पर ग्रुप C और D की नौकरियों में 5 अतिरिक्त अंक का लाभ देने का प्रावधान को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने खंडपीठ की सरकार ने आदेश को रद्द करते हुए आर्टिकल 14 के अनुसार सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 5 अंकों को असंवैधानिक करार दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ समानता से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को आय या परिवार या किसी विशेष राज्य के आधार पर प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
इस याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। मौसम विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई भागों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखी जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में गर्मी की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पूर्व केरल और उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज कैथल के जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण रीतू ने कहा कि आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विशेष तौर पर लोगों को 4 मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल को न करके जूट और कपड़े के बैग इस्तेमाल करने बारे लोगों का आह्वान किया जाएगा। इसके साथ स्कूली बच्चों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए इन मुद्दों पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। 4 मेजर इशू हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला इशू है कि हम पॉलीथीन बैग को कर्टेल करके जूट, क्लॉथ और अदर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बैग को हम यूज़ करने के लिए प्रमोट करेंगे कॉमन पर्सन को। दूसरा कि हम बच्चों में इस बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। इसके लिए हम एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बेस्ट ड्राइंग को ADR सेंटर में परमानेंटली लगाया जाएगा। तीसरा हमारा रहेगा कि हम लोग प्लांटेशन करवाएंगे, सैपलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हम करीबन 1,500 पौधों को लगाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल पब्लिक और बच्चों के बीच में। चौथा हमारा रहेगा एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। सो इसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने घर की छतों पे, बालकनी पे, नियर बाय पार्क में मिट्टी के बर्तनों में पानी या और उनके लिए दाना रखें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के OPD विभाग के डॉक्टरों ने OPD में आए मरीजों को तंबाकू के सेवन के प्रति सचेत करते हुए उन्हें जागरूक किया और कैंसर होने के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन न करें। सिविल अस्पताल में कार्यरत डेंटल विभाग के डॉक्टर कमल गर्ग ने बताया कि पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर की बीमारी को न्योता देता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी के मुंह में छाला या घाव हो जाए और वो इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यदि किसी के मुंह में लार टपकने लगे तो उसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके। तंबाकू खाना शुरू कर दिया है। इससे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो कि मुंह में कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए खाना बिल्कुल। अगर जो खाते हैं और पहचान, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहचान नहीं पाते कि हमें कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर, तो उसके लिए अगर उनके मुंह में कोई ऐसा छाला बन रहा हो जो बहुत दिन से ठीक नहीं हुआ है और उसमें दर्द भी नहीं है, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आएँ। जो लोग अपने आसपास वाले लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें कि ये तंबाकू ना खाएं, ये जानलेवा है हमारे लिए, इससे कैंसर हो सकता है। अगर किसी के मुंह से लगातार लार टपक रही है तो वो दिखाने के लिए आ सकता है। किसी के मुंह में कुछ ऐसा छाला या फिर कुछ ऐसा घाव हो गया है जो बहुत टाइम से भर नहीं पा रहा है, जिसका कुछ इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो वो हो सकता है कि वो कैंसर हो, तो उसकी जाँच कराने के लिए आना चाहिए। जो बीड़ी तंबाकू आप खाते हैं उनके पर्चे पर भी इतना गंदा कैंसर का फोटो जो होता है वो बना के दिखाया हुआ होता है। तो आप अपनी, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी लाइफ जिएं तो आप ये तंबाकू खाना छोड़ दें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं स्टील मैन पहलवान के नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र सिंह ने अपने 100 शक्ति प्रदर्शन अभियानों की कड़ी में भिवानी के हुड्डा पार्क में समक्ष 83वां शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों से युवाओं को अवगत करवाया तथा नशा न करने की शपथ दिलाई।
इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने, योग को अपनाने के अलावा फास्ट फूड के नुकसानों से भी परिचित करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे शिक्षा और खेल को अपनाकर समाज व राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रदर्शन रहा, इसके साथ हमने रस्साकशी की, इसके साथ साथ हमने जंक फूड, फास्ट फूड के प्रति लोगों को जागरूक किया, नशा न करने के प्रति सत्य दिलाई व पैदल मार्च निकालकर आमजन को नशे के प्रति जागरूक किया। हमारा मेन उद्देश्य नशा पर लगाम लगाना है और नशा पूरी तरह से हमारे देश में जो पैर पसार रहा है इसके ऊपर हमने लगाम लगानी है, ताकि हमारा देश व राष्ट्र का निर्माण तभी पूरा संपन्न हो सकता है जब हम इस नशे के ऊपर लगाम लगा सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ युवाओं को नशे से बाहर निकालना है, तभी देश और राष्ट्र का निर्माण हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई जी ने केदारनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से गया तक सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार व लोक सेवा के समानांतर कार्य किए। अनेक तीर्थों, घाटों व सड़कों का निर्माण व जीर्णोद्धार करने वाली महारानी ने युद्ध के मैदान में मुगल आक्रांताओं के दांत भी खट्टे किए। लोकमाता का जीवन नारी सशक्तिकरण, सुशासनमय सेवा के पथ पर निशान दिखाता है। इसके साथ ही आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने भी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है। उन्होंने कहा कि वो सभी के लिए एक आदर्श हैं। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्य वहन करना। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।